अस्सलाम वालेकुम, you're watching खुलकर बोल, दिस इज ज़ैनी खान। नाज़रीन, सोशल मीडिया एक बार फिर हुकूमती रेडार पर आ चुका है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की जानिब से कहा गया कि सोशल मीडिया पर मज़ीद सख्त कवानीन जो है वो लागू करने का अंदिया भी दिया और इसके साथ साथ भावल नगर वाक़े पर कौम को अपना तर्ज अमल पर उनको गौर करने का भी मशवरा दे दिया। इसके साथ ही प्रोग्राम में हम बात करेंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से यह दावा किया गया है कि चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा को फिक्स चीफ जस्टिस बनाने की हुकूमती तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। बानी पीटीआई और उनके अहलिया को आज भी रिलीफ नहीं मिल सका और इद्दत में निकाह केस के हवाले से जो समाअत है उसको 24 अप्रैल तक मुलतवी कर दिया गया। लास्ट में बात करेंगे, वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने रोटी सस्ती करने का ऐलान तो कर दिया, लेकिन उसके साथ ही किसान भी तैयार खड़ा है कि किसी भी वक्त वो विफाक में आके धरना दे सकता है। नान भाइयों ने भी इनकार कर दिया। पैनल में हमारे साथ मौजूद हैं, स्टूडियो में हमें ज्वाइन करें खालिद जमील साहब, स्काइप पे हमारे साथ हैं सना मिर्जा साहिबा, तारिक मतीन, परवेसन और उमर दराज गुंदल। खालिद जमील साहब, सबसे पहले आपकी तरफ आऊंगी। सोशल मीडिया हमेशा हुकूमती रेडार पर होता है, क्या समझते हैं पाबंदियां लग सकती हैं हुकूमत की तरफ से? देखिए, मेरा ख्याल है अगर पाकिस्तान की तारीख देखें तो ये पाबंदियाँ तो अयूब खान के दौर में शुरू हुई थी। उस वक्त सियासी जमातों के ऊपर भी, मोहतरमा फातिमा जिन्ना पे भी पाबंदियाँ लगी और फिर ये होता होता अब इस दौर में भी आ जाएँ तो कानून और पाबंदियाँ तो पहले बेशुमार मौजूद हैं। यहाँ पे पीका एक्ट आप देख लें और बेशुमार और पाबंदियाँ। मेरा ख्याल है पाबंदियों की वजह आपको ये देखना है कि सोशल मीडिया इस वक्त एक कुव्वत है, पावर है, एक मीडियम है, इसको कैसे इफ़ेक्टिवली इस्तेमाल कर सकते हैं। एक ज़माना था जब ये नया प्रिंटर आए थे, प्रिंटिंग मशीन्स आई थी, तो बड़े सग़ीर के अंदर उलमा कराम ने उसके ख़िलाफ़ फतवे दिए थे कि नहीं, ये एक शैतानी चीज़ें आ गई हैं। जैसे आजकल कहा जाता है ना कि ये सोशल मीडिया एक शैतानी मीडिया है और ये इबलीसी पैगाम या शैतानी कामों को प्रमोट करता है। मेरा ख्याल है कि हमें अगर तालीम और तरबियत के ऊपर हम फोकस करें, हमें इसकी बेहतर यूटिलाइजेशन के ऊपर फोकस करें। ठीक है, रेगुलेशंस होनी चाहिए, इसकी लिमिट्स होनी चाहिए और लिमिट्स को क्रॉस नहीं करना चाहिए, लेकिन आप बिल्कुल एक मीडिया को बंद कर दें, आवाज़ बंद कर दें, गला दबा दें और उसके बाद आप खुद जो कुछ करना चाहें। इस वक्त फेक न्यूज़ अगर आप देखें, सबसे ज़्यादा फेक न्यूज़ इस वक्त पाकिस्तान में अगर आप देखें तो रियासत पाकिस्तान खुद, आप ऑडियोज़ वीडियोज़ जाली जो जारी होती हैं सारी की सारी वो रियासती इदारे कर रहे होते हैं। तो आपको फेक न्यूज़ ख़त्म करना है तो आपको अपना कंडक्ट पहले ठीक करना होगा, फिर आवाम का कंडक्ट खुद ब खुद ठीक होगा। सही। तारिक मतीन साहब, एक तरफ तो बैरूनी सरमायाकारी की बात करती है हुकूमत, दूसरी तरफ सोशल मीडिया पे पाबंदियां भी लगाई जाती है, क्या हमें दे रहे हैं हम इंटरनेशनली पाकिस्तान का? अभी 4 अप्रैल की खबर थी, इलॉन मस्क जो है वो इंडिया में इन्वेस्टमेंट कर रहा है। तो इलॉन मस्क का जो ट्विटर है, एक्स है, वो हमने बंद किया हुआ है। ये इमेज हम दुनिया को दे रहे हैं पाकिस्तान का। दूसरा आपका सवाल था कि क्या पाबंदियां लग सकती हैं, तो ये सवाल टेक्निकली गलत है, क्योंकि क्या पाबंदियां लग सकती है में हम इस इम्कान की बात कर रहे हैं कि पाबंदियां लगेगी या नहीं लगेंगी। पाबंदियां तो लगी हुई हैं। अभी जो खालिद जमील साहब बोल रहे थे, इनसे पूछें, इमरान रियाज खान से पूछें, आप ऐसे बहुत से सहाफ़ी हैं उनसे पूछें, आप टीवी चैनल मालिकान से पूछें, न्यूज़ कंट्रोलर्स से पूछें, खुद एंकर्स बता दें। तो बहुत कुछ है जो बताया जा सकता है, बताया जा रहा है, इस हद तक आज़ादी है। बहुत कुछ है जो नहीं बताया जा सकता, नहीं बताया जा रहा, इस हवाले से पाबंदी है। और हुकूमत खुद बाकायदा सहाफ़ियों को डराने का भी देखा था आपने, हेलीकॉप्टर में सफ़र लिखा था और उसके बाद मरियम नवाज शरीफ साहिबा आ गई थी, देखो अज़मा इसके खिलाफ केस करो, इसको छोड़ना नहीं। तो अगर ये करना है हुकूमत को, तो फिर ऐसी हुकूमत ने पाबंदी लगाएगी, ये हम गलत सोच रहे हैं। वो पाबंदियां लगा चुके पहले। सही। अच्छा परवेज संधेल साहब, पीका एक्ट मौजूद है, फिर नई कानून साजी की क्यों जरूरत पड़ रही है हुकूमत को? माजी की तरह क्या इस दफा भी मीडिया को और सहाफियों को दबाने के लिए इस तरह के नैरेटिव सेट किए जा रहे हैं? बहुत शुक्रिया जी। देखें, मेरा नहीं ख्याल कि घबराना चाहिए नई पाबंदियां लगने से। जिनको झूठी ट्वीटें नहीं करनी, जिनको 2021 की वीडियो अभी 2024 में ट्वीट नहीं करनी, जिनको पुरानी किसी हॉस्पिटल में जो कि किसी एक मजहबी जमात के साथ बैठे हुए पुलिस के झगड़े की हॉस्पिटल में तस्वीरें अभी ट्वीट नहीं करनी, उनको परेशानी होना चाहिए। और उनको भी परेशानी होना चाहिए जो पूरी बात लिखकर ट्वीट करें कि कौन से हेलीकॉप्टर में कहां से कहां का सफर हो रहा है, कोई परेशानी नहीं। लेकिन प्रॉब्लम वहां पर पैदा होगा जब आपने एक उस वक्त तस्वीर इस्तेमाल करनी है, वीडियो इस्तेमाल करनी है, झूठी खबर ट्वीट करनी है जिसका मौजूदा हालात से कोई ताल्लुक नहीं है, जिसका बहावल नगर वाकये से कोई ताल्लुक नहीं है। उन लोगों को तकलीफ होगी इस कानून की, लेकिन जिसने सच बोलना है, जिसने सीधी रिपोर्टिंग करनी है, जिसने यूट्यूब से झूठ बोलकर अमेरिका के ऊपर बम गिराकर इसराइल को तबाह कर ये थंबनेल बना के बेचने ना,
उनको बड़ी तकलीफ होगी, और होनी भी चाहिए। डेफिनेट काम कारोबार उनके बंद होंगे। तो ये अगर देखें अभी क्या हुआ रिसेंटली, ये जो हमारे मेजर साहब भागे हुए हैं पाकिस्तान से, इंग्लैंड में बैठे हुए हैं, उनको 10,000 किस चीज का जुर्माना हुआ है? झूठी खबर का ही हुआ है ना। कानून है वहां पर, जुर्माना हो गया। अगर इस तरह के कानून बन जाएंगे कि अगर आप यहाँ बैठे हैं और अपने चंद डॉलर कमाने के लिए एक कैदी जो जेल में बैठा है उससे आर्मी चीफ की मुलाकात करवा देंगे सिर्फ इसलिए कि आपको चंद व्यूज मिल जाएंगे, लेकिन आपसे सवाल ना किया जाए, आपसे ये ना पूछा जाए कि आपने ये मुलाकात के हाँ जी सोर्स नहीं बताने, क्योंकि सोर्स बताने से क्यामत आ जाएगी। पाबंदी नहीं लग रही किसी किस्म की। अगर कोई कानून बन रहा है, आप तमाम मेरे जैसे यूट्यूबरों पर, मेरे जैसे ट्विटर पर लिखने वालों है, आप जैसे एंकरों के लिए अगर ऐसा कोई रूल एंड रेगुलेशन आ रहा है, ये तो बड़ी अच्छी बात है। इसमें क्या प्रॉब्लम है, क्या मसला है? क्या आप नहीं चाहते कि झूठ का खात्मा हो, डिसइंफॉर्मेशन के लिए सही। कानून बने? सही। सना मिर्जा साहबा, आपने बात सुनी परवेज संधेला साहब की। आप क्या समझती हैं कि सिर्फ सोशल मीडिया पे पाबंदी लगाना ही वाहिद हल है फेक न्यूज को रोकने का? देखिए, मेरा ख्याल है मैं तो सबकी बात सुन रही हूँ और मुझे हैरत है कि हम इस टॉपिक के ऊपर आखिर डिबेट कर क्यों रहे हैं। मुझे ये बताइए कि कौन सा ऐसा दौर था जब ये मीडिया आजाद होता था? सोशल मीडिया तो बहुत बाद में आया है। फिर एक अलमिया पाकिस्तान का ये है कि पाकिस्तान में पहले चीज लाई जाती है, उसको इस्तेमाल किया जाता है, उसके बाद उसकी कानून साजी की जाती है। पूरी दुनिया में इससे उलट होता है। जब कोई नई चीज लाई जाती है तो पहले उसको समझा जाता है, उसके कवानीन बनाए जाते हैं, उसके बाद उसको अप्लाई किया जाता है। लेकिन पाकिस्तान में उल्टी गंगा बहती है। हमने पहले सोशल मीडिया को लाया, हर एरे गैरे ने सोशल मीडिया का इस्तेमाल शुरू किया। ऑब्वियसली उसमें अच्छे लोगों का इस्तेमाल भी है, उसमें बुरे लोगों का इस्तेमाल भी है। अच्छे एजेंडे का भी होगा और बुरे एजेंडे का भी होगा। लेकिन जब हमें यह पता चला कि इसमें तो कवानीन लागू होने चाहिए, इसमें फेक न्यूज के ऊपर डिबेट होनी चाहिए, इसमें जो फेक एलिगेशंस हैं उनके ऊपर जवाबदेही होनी चाहिए, तो मेरा ख्याल है कि ये सिस्टम बहुत पहले वजह होना चाहिए था। ये जो सोशल मीडिया बंद करने की बात की जा रही है, माजी में यूट्यूब को भी बंद किया गया था, इससे पहले भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स के ऊपर बात होती रही है। लेकिन मेरा ख्याल ये कि सोशल मीडिया की बंदिश से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। आज सोशल मीडिया को आपने जहां जहां बंद किया है वहां वीपीएन के जरिए ये नाफिज है। लेकिन मेरा सवाल फिर वही है जो मैं बाकी तीनों पैनल्स की गुफ्तगू के बाद नतीजा अखज़ कर चुकी हूं कि सोशल मीडिया से पहले मुझे बताएं कि कौन सा मीडिया चैनल था जो आजाद था। मीडिया चैनल से पहले मुझे बताएं कि कौन सा ऐसा अखबार था जो आजाद था। पाकिस्तान के अंदर सहाफत हो, मीडिया हो, सोशल मीडिया हो, कोई भी प्लेटफॉर्म ऑफिशियली आजाद नहीं है। जमहूरियत की सही, मीडिया यदि आजाद नहीं है, उमर आप हमारे यहाँ कोई भी सिस्टम जो है वो आजादी से काम नहीं कर रहा। सही। अच्छा उमर, आपकी तरफ आऊंगी। आप लाहौर में हैं। मरियम नवाज ने लाहौर के अंदर आईटी पार्क, आईटी सिटी बनाने का उन्होंने ऐलान कर दिया। फिर इस तरह की पाबंदियां लगाना कैसे पूरा कर सकेंगी वो अपने इस ऐलान को? अच्छा, मैं तमाम लोगों की गुफ्तगू सुन रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि हम किसी बहुत ही आइडियल मुल्क और आइडियल स्टेट के अंदर रहते हैं जहाँ पे एग्जीक्यूटिव बड़ा शानदार काम कर रही है, ब्यूरोक्रेसी कोई काम गड़बड़ नहीं करती, बड़े अच्छे तरीके से चलती है। पाकिस्तान के दलिया में कोई गलत फैसले नहीं होते, करप्ट जजेस भी नहीं है। मैं किसी के इस्तीफे की बात नहीं कर रहा। पार्लियामेंट में सब लोग शानदार है, हर जगह बिल्कुल, मीडिया भी बिल्कुल ठीक काम कर रहा है, प्रिंट मीडिया भी ठीक काम कर रहा है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी है। न लोगों की निजी जिंदगी के ऊपर बात की जाती है, ना उनके बेडरूम्स की स्टोरीज डिस्कस की जाती हैं, ना उन लोगों को टीवी के ऊपर मौका दिया जाता है। पाकिस्तान में एक ही प्रॉब्लम मुझे लग रही है और वो है सोशल मीडिया। असल बात यह है कि दुनिया इर्तिका के साथ, एवोल्यूशन के साथ आगे बढ़ती है। हमारा प्रॉब्लम यह है कि हम आगे बढ़ने की बजाय, अपनी गलतियों को सुधारने की बजाय, सीखने की बजाय, हम रियासत के लोगों को पीछे लेके जाना चाहते हैं। अब एक प्रॉब्लम उसमें यह है कि पाकिस्तान के जो लोग हैं वो 2024 के अंदर पहुंच चुके हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस मुल्क के अंदर जो हुकूमतें हैं, जब दीगर जो फैसला साज हैं, वो 1924 से नहीं निकल पा रहे। अब वो चाहते ये हैं कि लोग नई डायमेंशंस के मुताबिक ना सोचें, इंफॉर्मेशन उन तक ना पहुंचे और वो अपने तरीके से, जैसे वो जो दिखाना चाहते हैं वैसा ही दिखाया जाए। वो जैसे लोगों को परसीव करवाना चाहते हैं वैसे ही लोग परसीव करें। उनको इस चीज का अंदाजा नहीं है कि जो सोशल फैब्रिक है उसमें बहुत बड़ी तब्दीली आई है, यंग लोग उसमें ऐड हुए हैं, टेक्नोलॉजी का जमाना है, हम एक ग्लोबल विलेज का इस वक्त हिस्सा बन चुके हैं। लेकिन इस तरह से हकीकत को छुपा लेना, आप वही काम करेंगे ना जो 71 में हुआ, इधर मुल्क टूट गया और आपका सरकारी मीडिया क्या बता रहा था कि इंडिया और पाकिस्तान की फौजों के दरमियान समझौता हो गया है और वहां पे जो इलाकाई कमांडर्स हैं उनके दरमियान जंगबंदी हुई है और भारतीय फौज ढाके में दाखिल हो गई है।
आप उस तरह से लोगों को जीने का वो लेके तरफ जाना चाहते हैं, या कि आप चाहते हैं कि इस रियासत के अंदर शफाफियत हो, लोग उसको डिस्कस करें? क्या डेफेमेशन का लॉ मौजूद नहीं है? क्या अदालतें मौजूद सही। नहीं अच्छा, है? तारिक मतीन साहब, परवेज संधेला साहब ने एक बात की कि जिस तरह थंबनेल बनाए जाते हैं यूट्यूब के वीडियोस को फ्लोट करने के लिए, स्पेशली तौर पे बानी पीटीआई की मुलाकात करा दी आर्मी चीफ के साथ, या वर्ल्ड वॉर हम देख रहे हैं इसराइल और ईरान के कॉन्फ्लिक्ट के बाद, ये भी थंबनेल चल रहा है, उसको कैसे रोका जाएगा? फेक न्यूज को कैसे रोका जाएगा अगर पाबंदियां नहीं लगाई जाएंगी तो? देखिए, अभी यहाँ बात की गई कि ईरान ने बम गिरा दिया, इसराइल तबाह हो गया। ये एक विफाकी वजीर के चैनल का थंबनेल था, सोशल मीडिया पे बड़ा डिस्कस हो रहा था। एक और विफाकी वजीर हैं जो जाहिर है कि ना इस जमात के ना उस जमात के, उनके चैनल पे भी इसी तरह के थंबनेल लगे। तो ये जो सोशल मीडिया है ना, इसका इस्तेमाल जो हुकूमत में बैठे हुए लोग हैं वो ज्यादा गलत कर रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, फर्ज कीजिए कि मैं ये कहूँ कि मियां नवाज शरीफ NA 130 हार गए और मैं वो फॉर्म 45 जो अपलोड किए गए इलेक्शन कमीशन की जानिब से उनकी बुनियाद पर, या जो अपलोड किए गए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से उनकी बुनियाद पर कहूं कि यास्मीन राशिद से मियां नवाज शरीफ NA 130 भी हार गए, तो मुझे कहा जाएगा नहीं, इलेक्शन कमीशन नतीजा दे चुका, तुम फेक न्यूज दे रहे हो। प्रॉब्लम यह है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो NA 130 का नतीजा बाद में रो रो के भी अपलोड किया, वो भी डिलीट मार दिया है। लाहौर के तमाम हलके आपको नहीं मिलेंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट पे, कराची के हलके नहीं मिलेंगे। 15 दिन की मुद्दत थी, यहाँ रियासत खुद हकायक छुपा रही है। अभी बात की गई कि सानिया बहावल नगर जो है उसकी गलत तस्वीरें डाली गई। बात यह है कि रियासत एक जिम्मेदार चीज है, वो रियासत आती आकर बताती कि क्या हुआ है, क्यों हुआ है, अब आगे क्या होगा, तो फिर आप वैक्यूम ना छोड़ते। जब आप वैक्यूम छोड़ेंगे तो उसको फेक न्यूज की एयर फिल करती है। मैं इस बात से इत्तेफाक करता हूं, मुझे इख्तिलाफ नहीं है इस बात से। कानून साजी होनी चाहिए, मुझे इस बात से इत्तेफाक है। लोग यूट्यूब पर डॉलर कमाने के लिए झूठ बोलते हैं, मुझे इस बात से इत्तेफाक है। लेकिन ऐसे ही लोग यूट्यूब पर डॉलर कमाने के लिए झूठ बोलते हैं जो कह रहे थे कि वाकया हुआ था गालिबन शिकागो में या अमेरिका में कहीं, और कह रहे थे कि लंदन में यूथिया शायान अली पिट गया। अगर इस तरह की चीजें होंगी, और वो एक जमात का कारकुन था जो मियां नवाज शरीफ की तस्वीरें लगाकर बता रहा था कि शायान अली मस्जिद में पिट गया, वो एक और साहब थे जो ये कह रहे थे कि ये इस तरह से चंदे जमा ना करो। अगर ये सब कुछ करना है तो फिर बाकायदा तौर पर जो फेक न्यूज है उसको रोकने का काम होना चाहिए। मगर ये जो हम चुन के करेंगे कि तुम फेक न्यूज दोगे, तुम जो दे रहे हो वो सच्चा है, इस तरह से बात बननी नहीं है। से अच्छा, परवेज संधेला साहब, जैसे कि जिक्र भी किया तारिक मतीन साहब की तरफ से, भावल नगर वाक़े का मोहसिन नकवी साहब भी कह चुके हैं कि अवाम को अपना तर्ज अमल देखने की ज़रूरत है, लेकिन इदारे खुद आके क्यों नहीं बताते अवाम को हकायक कि क्या हुआ था, वाक़या कैसे हुआ, किस टाइम हुआ था, और दूसरा क्यों ज़रूरत पड़ी इदारों को आपस में टकराव की, अपनी बाउंड्रीज में रहकर क्यों नहीं काम किया जा रहा? एक जुमला और ले लीजिएगा। अभी इंडिया में इसी तरह का एक वाकया हुआ और वहां पर उनकी फौज और उनकी पुलिस के दरमियान क्लैश हुआ, उनके मीडिया ने सब कुछ बताया था। हमारा मीडिया जो है वो मुंह में दही जमा कर बैठा हुआ था। सही जी, परवेज संधेल साहब। जी, मैं ये कह रहा हूं कि ये बिल्कुल तारिक मतीन साहब जो फरमा रहे हैं ना कि फलां का यूथिया का लगा के बता दिया, ये अगर दोनों तरफ का बताते ना, 2-4 लोगों, पीटीआई के लोगों भी नाम ले लेते जो ऐसी चीजें करते तो ज्यादा मुनासिब होता। देखिए, अभी इन्होंने जिक्र किया, ये बज़िद है कि नवाज शरीफ हारा है, बज़िद है अपनी बात पे, ना ये इलेक्शन कमीशन के रिजल्ट को मानते हैं, ना ये बात मानते हैं कि नवाज शरीफ की तस्वीर लगाकर नीचे दोनों एमपीए उनके इलेक्शन जीत गए हैं। जो लोग उनको वोट डालने आए थे एमपीए साहब, नवाज शरीफ की वजह से उन्होंने नवाज शरीफ को वोट नहीं डाला, नवाज शरीफ हार गए। अजीब लॉजिक है, नहीं मानना चाहते, ना इलेक्शन कमीशन की बातें हैं मानते हैं, ना वोटर की मानते हैं। हाँ, केपीके में 90% पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत गई है, वहां पे कोई बात नहीं कर रहा है। नवाज शरीफ वहां से हार गया है मानसेरा से, लेकिन साथ वाले हल्के से नवाज शरीफ की तस्वीर लगाकर सरदार यूसुफ जीत गया है, लेकिन मजीद है कि वो हार गया, हरवा लिया है। देखिए, ये इनकी पसंद नापसंद हो सकती है कि कौन हारा है कौन जीता है, फिर इनको बताएं फॉर्म 45 इलेक्शन कमीशन ने वापस डिलीट क्यों किया? क्योंकि बताएं इलेक्शन कमीशन ने फॉर्म 45 वापस डिलीट उस क्यों पार्टी किया? की लाइन को लेकर बताइए इलेक्शन कमीशन ने फॉर्म 45 वापस जो उस पार्टी की डिलीट लाइन क्यों है, किया? यही कुछ होगा। अभी कह रहे हैं कि रियासत का कसूर है, हर जगह पे रियासत का कसूर है, मेरी जिम्मेदारी नहीं है, आपकी जिम्मेदारी नहीं है। इतने सीनियर लोग टीवियों पे बैठे हुए हैं, 20-20, 15-15 साल का तजर्बा है, उनके ट्विटर हैंडल देखें, यहाँ पर खोलें, किसी का खोल लें, तारिक मतीन साहब का ही खोल लें, आपको कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ ऐसा मिल जाएगा। मोहम्मद मीर साहब का खोल रहे हैं, पुरानी तस्वीर लगाकर 20 साल एंकर कर रहे हैं, 20 साल प्रोग्राम कर रहे हैं, और कसूरवार ठहरा देंगे चंद सोशल मीडिया के लोगों पर। पाबंदी नहीं लग रही भाई, कानून साजी हो रही है। पाबंदी में और कानून साजी में फर्क है। और अगर आप मुझसे ये पूछें कि ट्विटर पर पाबंदी है, तो मैं मजम्मत करता हूँ।
ट्विटर पर पाबंदी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल किसी जगह पाबंदी, हाँ कानून साजी होनी चाहिए, और कानून साजी के जरिए चाहे वो एंकर हो चाहे वो सोशल मीडिया हो, उनको उस दायरे में लाना चाहिए। बड़ी सिंपल सी बात है, अगर रियासत को आगे लेके जाना है तो। से अच्छा सना मिर्जा साहबा, सहाफियों की जान से रिएक्शन ज्यादा आ रहा है सोशल मीडिया के ऊपर पाबंदी के हवाले से। इदारों के एहतराम हम खुद नहीं करते, जैसे कि परवेज संधेला साहब कह रहे थे कि इलेक्शन कमीशन के रिजल्ट आज भी नहीं माने जा रहे हैं। मैं अब यही सोच रही हूँ कि मैं आपकी इस बात का क्या जवाब दूं। मुझे समझ में ये नहीं आ रही कि जो हमारी सहाफत है हम इसके ऊपर डिबेट क्यों कर रहे हैं, हम सिर्फ सोशल मीडिया के लोगों को क्यों कोस रहे हैं। तारिक भाई मेरे सीनियर हैं, ये मुझसे बहुत बेहतर जानते हैं। जिस वक्त हमने सहाफत शुरू की थी और जर्नलिज्म में कदम रखा था, क्या उस वक्त सहाफी पार्टीबाजी में नहीं थे? फर्क सिर्फ ये हुआ है कि अब खुलकर लोग सामने आ गए हैं, कौन किसके साथ एफिलिएट है वो खुलकर उस पर बात करता है, वो खुलकर अपनी वाबस्तगी उसके साथ शो करता है। पहले ये सब कुछ दबे लफ्जों होता था, बंद कमरों में होता था, इजहार किया जाता था, उसके बाद उन सियासतदानों से वफा की जाती थी, लेकिन सामने ये जाहिर किया जाता था कि जी हम तो बड़े जेन्युइन सहाफी हैं। मैं हल्फन ये बात कहने को तैयार हूं कि आप मुझे इस वक्त इस्लामाबाद क्या पूरे पाकिस्तान में ऐसे उंगलियों पर गिनवा दे सहाफी जो जेन्युइनली न्यूट्रल हैं। न्यूट्रलिटी की बात करना तो अब एक मजाक बन गया है। अब अगर आप ये सवाल करेंगे कि जी सोशल मीडिया में एथिक्स होनी चाहिए, मेरा सवाल यह है कि पहले जड़ को खत्म करें। पहले आप मीडिया में तो एथिक्स बना लें। आप नाम लें किसी चैनल का जहां पर बाइसनेस नजर नहीं आती, चैनल पे एंकर की शक्ल आती है और आपको पता चल जाता है कि इसने किसके फेवर में बात करनी है, इसने किसके अगेंस्ट बात करनी है। उसके बाद आप सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर्स पे आए। भाई पहले आप मीडिया के रूल्स तो बना लें। अभी आपने पीका का हवाला दिया था, मुझे बताएं इससे ज्यादा मुतनाज़े कानून कौन होगा? इस मुतनाज़े कानून को लाने वाले लोग कौन थे? इसके अलावा ढेर पड़े हैं ऐसे कवानीन के जो कि मुतनाज़े रहे हैं। यही सियासतदान जब इख्तिदार में आते हैं तो ये आने से पहले या जाने के बाद ऐसे कवानीन छोड़ के चले जाते हैं जो सारी जिंदगी हमारे मुंह के ऊपर कालक मलते हैं। उसके बाद हम ब्लेम करते हैं कि जी सोशल मीडिया के साथ आपने ये कर दिया वो कर दिया। मुझे पहले ये बताएं कि मीडिया के हवाले से आपने रूल्स एथिक्स बनाए हैं? क्या मीडिया के ऊपर जवाबदेही होती है कि जो बड़े बड़े पलंदे कागजों के लेके बैठ के एंकर ब्रेकिंग्स देते थे और उसके बाद कोर्ट्स में जाकर पेश होकर कहते थे जी हमें तो फलां जगह से ये डेटा मिला था, उसके बाद सारा मलबा उन इदारों के ऊपर डाल दिया जाता था। उस वक्त उन मीडिया एंकर्स को बैन किया गया। आज भी वो टीवी चैनल्स के ऊपर बैठ के प्रोग्राम्स करते हैं, लाखों करोड़ों कमा रहे हैं। उसके बाद आप सोशल मीडिया के ऊपर आए। मेरा ख्याल यह है कि इस सिस्टम को पहले फ्रॉम टॉप टू बॉटम ठीक करने की जरूरत है। जो लोग आइडियली रोल मॉडल्स हैं, जो लोग अब सोशल मीडिया पर आए हैं लेकिन जर्नलिज्म उनकी ग्रास रूट के अंदर मौजूद है, उन लोगों को इसमें रोल मॉडल होना चाहिए कि वो जेन्युइनली सहाफत के ऊपर और न्यूज के ऊपर बात करें। लेकिन अफसोस की बात यह है कि चंद एक लोगों को छोड़कर सहाफती अलमबरदारी का काम आजकल कोई नहीं कर रहा। आजकल हर बंदा अपने एजेंडे के ऊपर चल रहा है, और जब आपके सहाफती अलमबरदार ऐसा करेंगे तो फिर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के ऊपर बात करनी तो बहुत दूर की बात है। इन लोगों ने ना कोई ट्रेनिंग ली होती है, ना ये लोग किसी कैथारसिस से गुजरे होते हैं, ना किसी प्रोसीजर से गुजरे होते हैं। इनके हाथ में माइक आता है, इनका जो दिल करता है वो बात कर लेते हैं। तो आई थिंक सिस्टम को आपने अगर ठीक करना है तो आप फ्रॉम रूट कॉज शुरू करें, उसके बाद आप उसकी टिप तक जाएंगे कि इस मसले को हल कैसे करना है। जरूर एथिक्स बननी चाहिए, लॉज बनने चाहिए, लेकिन मेरा ख्याल ये है कि इसको सिस्टमिकली होना चाहिए। और मैं परवेज भाई की इस बात से एग्री करती हूं कि कवानीन बनने में कोई हर्ज नहीं, लेकिन ये भी मानना चाहिए कि हमने कवानीन बनाने में बहुत देर कर दी है। जब लोगों को उस चीज की आदत हो गई, उसके बाद आप उनसे कह रहे हैं कि नहीं ये चीज आपके लिए ठीक नहीं है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि दुनिया के किसी भी मुल्क में चले जाएं, आप सोशल मीडिया पर ट्वीट करने से पहले आपको सोचना पड़ता है कि आया आपके पास इसका सबूत मौजूद है या नहीं। लेकिन यहाँ पर बगैर सबूतों के ट्वीट कर दिया जाता है, टैग कर दिया जाता है। सही खालिद जमील साहब, कन्वेंशनल मीडिया का भी अब आप नहीं समझते कि एहतसाब होना चाहिए? सोशल मीडिया पे तो बातें बहुत सारी हो जाती हैं। देखिए पाकिस्तान में कुछ 150 के करीब ऐसे कवानीन हैं जो प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया को डील करते हैं, डिजिटल मीडिया को डील करते हैं। 150 के करीब इस वक्त कवानीन मौजूद हैं, उन पे अमल दरामद होने की ज़रूरत है, नंबर 1। नंबर 2 जो है, मैं दोबारा आपको ये कहूँगा कि देखिए जब फातिमा जिन्ना के बारे में वाहियात प्रोपेगेंडा किया जा रहा था, सोशल मीडिया नहीं था। जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के बारे में जहाज़ से, हेलीकॉप्टरों से गैर इखलाकी तस्वीर, जाली तस्वीर फेंकी जा रही थी, सोशल मीडिया नहीं था। जब मियाँ नवाज शरीफ साहब की हुकूमत के खिलाफ तख्ता उल्टा गया, उनके प्राइम मिनिस्टर हाउस के बेडरूम में से कौन सी दवाइयाँ बरामद करवाई जा रही थी, उस वक्त सोशल मीडिया नहीं था। माइंड सेट एक है, उमर दराज गोंदल कह रहे थे कि ये माइंड सेट जो है कि वो 90s 1924 वाला नहीं, 60s और 80s वाला माइंड सेट है रियासत का। उस माइंड सेट को बदलना होगा। रियासत खुद फेक न्यूज़ को बंद करेगी। यकीन जाने मीडिया उतना फेक न्यूज़ नहीं फैला रहा। सोशल मीडिया के अंदर ज़रूर ऐसी चीज़ें हैं, क्योंकि ये नया
मीडियम ज़रूर है, इसको रेगुलेट करने की ज़रूरत है, इसके तमाम स्टेक होल्डर्स को बैठ के चीज़ों को तय करने की ज़रूरत है। लेकिन सबसे बड़ी जिम्मेदारी रियासत अपने उस फेक न्यूज़ एजेंडे को बंद करे, जहां पे पॉलिटिकल लीडरशिप को एक के बाद दूसरे, दूसरे के बाद तीसरे, तीसरे के बाद चौथे को टारगेट किया जाता है, जिसकी वजह से माशरे के अंदर जो है कि अबतरी पैदा होती है। और मीडिया को मिस यूज करना बंद करें, मीडिया खुद ठीक हो जाएगा। अच्छा खालिद साहब, सना साहिबा का बड़ा वैलिड पॉइंट था कि जब ये सब कुछ हो रहा था तो जो जेन्युइन साफी है उनकी जान से आवाज क्यों नहीं उठाई गई? देखिए, जेन्युइन साफी हमेशा आवाज उठाता है, मैं भी आवाज उठा रहा हूं ना। आपको ये 60 की दिहाई में, आपको 70 की दिहाई में, आपको 80 की दिहाई में भी ये नजर आएगा। आपको हमेशा जो मफाद परस्त टोला है वो टूल बनता है। इस वक्त भी अगर आप पाकिस्तान के अंदर देख लें, आप 10 साल पीछे चले जाएं, आप 5 साल पीछे चले जाएं, तो थपकी दी जा रही थी, हल्लाशेरी दी जा रही थी कि जनाब मियां साहब दे तख्ते चुक के पुट दो, ठीक है। आप 10 साल और पीछे चले जाएं तो उस वक्त किसी और के पीछे लगे हुए थे। 10 साल और पीछे चले जाएं तो किसी और के तख्ते उखाड़े जा रहे थे। यह जिम्मेदारी रियासती इदारों की होती है, हुकूमतों की होती है। हुकूमत खुद कवानीन पर अमल नहीं करेगी, हुकूमत खुद ज़ाब्ता अखलाक अपने लिए तैयार नहीं करेगी, हुकूमत खुद बेलगाम घोड़े की तरह मुखालफीन को कुचलेगी, तो फिर यही होगा कि उसके असरात आम आदमी की तरफ भी जाएंगे। ये मुहावरा आप ज़हन में रखिए कि अगर बाग में एक सेब जो है वो बादशाह तोड़ेगा तो उसकी पूरी फौज बाग को उजाड़ देगी। ये रियासत की हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो कवानीन जो मौजूद हैं, जो इखलाकियात मौजूद हैं, उनके ऊपर अमल दरामद करे और अपने ऊपर से आगाज करे। जब रियासत खुद ऐसे गैर कानूनी काम करती है और हल्लाशेरी देती है तो चीजें बढ़ती हैं। उमर, आप खुद भी सोशल मीडिया यूजर भी हैं और आप काफी एक्टिव भी हैं वहां पे, क्या समझते हैं क्या तरीकाकार होना चाहिए फेक न्यूज को कम किया जाए? देखिए, फेक न्यूज बंद होने का सिलसिला, अब मैं सिर्फ बार बार ये कह रहा हूं कि सोशल मीडिया को कटहरे में खड़ा कर रहे हैं। मुझे आप ये बताइए कि फेक न्यूज इस मुल्क में क्यों नहीं फैलेगी? इस इलेक्शन के अंदर, अभी 2024 का जो इलेक्शन हुआ है, इस मुल्क की जिस सबसे बड़ी पार्टी को वोट पड़ा है सबसे ज्यादा, जिन्होंने सबसे ज्यादा सीटें जीती हैं, जिस शख्स के नाम के ऊपर जीती हैं, जिसको वोट पड़ा है, आप टीवी पे उसकी स्क्रीन के ऊपर उसकी तस्वीर चला सकती हैं, आप उसका नाम चला सकती हैं। अगर आप नहीं चला सकती तो आप तवक्को रखते हैं कि लोग भी वैसे ही सोचें, वैसे ही करें जैसे आप इस मीडिया को चला रहे हैं। नंबर 1। नंबर 2, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आप सोशल मीडिया के लोगों को कटहरे में खड़ा करके उनको कह रहे हैं कि सब गलत वही कर रहे हैं। क्या बुशरा बीबी की डायरी के नाम के ऊपर जो गंद फैलाया गया था, क्या वो सोशल मीडिया ने फैलाया था? मुझे आप ये बता दीजिए। क्या ऑडियोज लीक करके जो सब कुछ किया गया था, क्या वो सोशल मीडिया से लीक की गई थी? जिस तरह खालिद साहब तस्करा कर रहे थे कि मिस्टर 10% का खिताब क्या पाकिस्तान के सोशल मीडिया ने दिया था? दीगर जो नाम दे, मैं नाम नहीं ले सकता आपके सामने, जो बेनजीर के बारे में इस्तेमाल किए गए थे। देखिए, सोशल मीडिया ऑलरेडी अकाउंटेबिलिटी अपनी खुद भी करता है। मिसाल के तौर के ऊपर मैं वीलॉग करता हूं, मैं खुद उसका जवाबदेह हूं। जिस तरह यहाँ पे डेफेमेशन का लॉ मौजूद है। मैं आपको एक मिसाल देना चाहता हूँ। पाकिस्तान का एक सबसे बड़ा अखबार जो है, उसका लंदन एडिशन डिफरेंट क्यों होता है पाकिस्तान के एडिशन से? आप उनसे जवाब तलबी कर सकते हैं, लॉस तो उनके भी मौजूद है। मैं और बहुत सारी मिसालें दे सकता हूँ, ऐसी बात नहीं है। देखिए, बहावल नगर के बात लॉ मौजूद है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन जो है वो पाकिस्तान, जो मैंने पहले भी बात की, हम मिजाज नहीं बदल रहे। अब बहावलपुर का वाकया किस वक्त हुआ और आपने कितनी देर के बाद उसके ऊपर रद्देमल दिया? आप चाहते हैं कि 48-72 घंटे कौम जो है उल्लू बन के बैठी रहे? भाई, ये दौर नहीं है, ये टेक्नोलॉजी का दौर है, ये इंफॉर्मेशन का दौर है। लोगों को फौरन एक्सेस चाहिए। अगर आप खुद को नहीं बदल सकते तो आप फेक न्यूज का नाम लेके, रेगुलेशन का नाम लेके सोशल मीडिया को नहीं बदल सकते। ये एक जदीद टूल है जिसको लोग इस्तेमाल करते हैं। हाँ, अगर आप कोरिया बनाना चाहते हैं पाकिस्तान को, या कोई और मॉडल बर्मा का यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं, जरूर कीजिए। लेकिन पाकिस्तान एक बिल्कुल डिफरेंट किस्म का खित्ता है, डिफरेंट किस्म का मुल्क है। हमारा माजी सही पॉइंट टेकन। उमर, अभी ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद हम बात करेंगे कि काजी फाइल को एक्सटेंशन देने की बातें भी की जा रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से। पसे पर्दा हकायक क्या है, लेकिन एक ब्रेक के बाद साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक के बाद बात करते हैं काजी फाजीसा को फिक्स चीफ जस्टिस का खिताब दे दिया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, और ये भी कहा गया है कि हुकूमती तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं एक्सटेंशन की। खालिद जमील साहब, क्या समझते हैं, पसे पर्दा हकायक क्या हो सकते हैं? वाकई एक्सटेंशन की बाज़गश्त हो रही है शहर इक़्तिदार में? देखिए, इस्लामाबाद में ऐसी बहुत सी गुफ्तगू चल रही हैं। पार्लियामेंट में हमने राहदारियों के अंदर चीज़ें सुनी है, इक़्तिदार के ऐवानों के अंदर ये बातचीत चल रही है, और इसके ऊपर बात संजीदा हल्के कह रहे हैं कि बिल्कुल ये इस पर काम हो भी रहा है। लेकिन इसमें तो कोई शक नहीं है कि सिर्फ पाकिस्तान के अंदर एक सियासी जमात नहीं, बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी जितने भी ऐसे इदारे हैं जो पाकिस्तान के हालात को मॉनिटर कर रहे हैं, और ख़ास तौर के ऊपर पिछले चंद माह से जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो कंडक्ट था, इससे पहले भी बहुत से सवालात उठाए जाते रहे और उनके अंदर बहुत से वैलिड क्वेश्चन भी रहे हैं।
इस दौर में भी ख़ास तौर पे इलेक्शन को लेकर कुछ फैसले ऐसे हुए हैं जिसकी वजह से दुनिया जो है और इवन यूनाइटेड नेशन कभी किसी के इलेक्शन या मामलात के अंदर अमूमन कमेंट्स नहीं करती, लेकिन हमने देखा कि पाकिस्तान के इलेक्शन को लेकर भी यूएन के अंदर जो बात हुई और वहाँ से जो रिमार्क्स आए उसमें भी कहा गया कि कानून और अदलिया का सहारा लिया गया इस इलेक्शन को मैनिपुलेट करने के लिए। उसके तनाजुर में ये मामलात इस वक्त दिखाई दे रहे हैं कि शायद आइन में कोई ऐसी तरमीम लाई जा रही है जिसमें कोई मुद्दत मुलाजमत जो चीफ जस्टिस की है उसको 3 साल मुकर्रर कर दिया जाए। अगर ऐसा किया जाता है तो अभी 1 साल के लिए ऑलमोस्ट 13 माह के लिए काजी फाइज साहब की, क्योंकि आइन पाकिस्तान के मुताबिक 65 साल उम्र की हद होती है सुप्रीम कोर्ट के जजेस साहिबान की, उसमें इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस भी, तो वो 65 साल तो ये अक्टूबर में मुकम्मल हो जाएंगे इनके। लेकिन अगर आप 3 साल की मुद्दत कर देते हैं तो फिर इनकी सितंबर गुज़श्ता साल जो 2023 का था उससे लेके फिर ये 3 साल जो है सितंबर 2026 तक चले जाएंगे, 3 साल की मुद्दत, तो ये 2 साल का इनको एक अल्टीमेटली एक्सटेंशन मिल जाएगी। तो ये एक चीज़ तो इस वक्त चल रही है, लेकिन ये देखें मटेरियलाइज हो सकती है नहीं हो सकती। इसके अंदर पाकिस्तान बार कौंसिल, सुप्रीम कोर्ट बार और लीगल फ्रेटर्निटीज ने इस तजवीज़ को अपोज किया और कहा है कि इससे डिसबैलेंस क्रिएट होगा। सही। तारिक मतीन साहब, चीफ जस्टिस की मुद्दत का तयन हुकूमत कैसे कर सकती है, और अगर कानून साजी की जाती है तो आप समझते हैं नंबर्स पूरे होंगे हुकूमत के पास? देखिए, हुकूमत के पास नंबर्स पूरे हो सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि हुकूमत जिस तरह से आगे बढ़ रही है उसमें नंबर्स तो कोई इशू नहीं होने जा रहे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बताना है कि जो उन्होंने फिक्स्ड चीफ जस्टिस का इस्तेमाल किया एक नाम काजी फाइज साहब के लिए, मोहतरम चीफ जस्टिस के लिए, वो क्यों किया? चीफ जस्टिस साहब की तौसी उनकी मुद्दत में हो सकती है, जो खालिद जमील साहब ने आपके सामने मुद्दत का पूरा एक मुमकिना खाका पेश किया इसके तहत, लेकिन तौसी किसी की भी हो, वापडा में तौसी हो, नादरा में तौसी हो, महकमा डाक में तौसी हो, फौज में तौसी हो, या अदालत उस्मा में तौसी हो, या किसी और आईनी अदालत में, मैं तौसी के खिलाफ हूँ। बिकॉज सिस्टम को परफॉर्म करना है, सिस्टम को परफॉर्म करना है, इंडिविजुअल को परफॉर्म नहीं करना। तो सिस्टम में ये काबिलियत, ये सलाहियत होनी चाहिए कि वो अगला लीडर प्रोड्यूस करेगा। सिस्टम इतना शानदार है, ये यकीन रहना चाहिए। ये बात के नहीं, ठीक है, ये इंडिविजुअल चलेगा, ये इंडिविजुअल सिस्टम से बड़ा है, ये कभी भी मुल्क के लिए एक बहुत अच्छी सिचुएशन नहीं है। तो सिस्टम हैज टू परफॉर्म, सिस्टम हैज टू बी देयर टू गिव अस द नेक्स्ट लीडर फॉर दैट पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन। उसके अलावा मुझे नहीं लगता कि किसी भी तरह से तौसी किसी भी जगह, बी इट नादरा, महकमा डाक, कोई और महकमा, वापडा, अदालत, फौज, कहीं भी तौसी नहीं होनी चाहिए। ये मैं जनरल बाजवा के मामले में भी ऑन रिकॉर्ड टीवी पर भी सोशल मीडिया पर भी कह चुका हूँ। सही। परवेज संधेला साहब, आप बात सुन रहे थे तारिक मतीन साहब की कि क्यों हम फेस देखते हैं, सिस्टम के ऊपर क्यों नहीं यकीन करते कि जिस तरह जो सिस्टम है वो अपना खुद चलाए, और नवाज शरीफ इससे पहले बड़ा खिलाफ भी रहे हैं एक्सटेंशंस के। बिल्कुल, पहली बात तो ये, मैं इस सवाल को ही नॉन इशू समझता हूं, क्योंकि हुकूमत जो है इसकी तरदीद कर चुकी है। जब हुकूमत तरदीद कर चुकी है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की प्रोपोगंडा फैक्ट्री से निकला हुआ एक टेबल स्टोरी, उस पे सारे के सारे टीवी टॉक शो बात कर रहे हैं। नॉन इशू इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हुकूमत इसकी तरदीद कर रही है। तारिक मतीन साहब की इस बात से 100% इत्तेफाक करता हूं कि एक्सटेंशन किसी भी मसले का हल नहीं है, किसी भी महकमे का। जब तक आप एक्सटेंशन देते रहेंगे तो इसका मतलब है कि बहुत सारे लोगों का तो हक मर जाएगा। लेकिन ये नॉन इशू है, मैं नहीं समझता कि ऐसी कोई बात है, क्योंकि हुकूमत इस पे तरदीद कर चुकी है। सही। अच्छा सना मिर्जा साहिबा, एक्सटेंशंस की जो बातें हो रही हैं, तरदीद तो की गई हुकूमत की तरफ से, लेकिन खबरें सामने आ रही हैं कि हुकूमती तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं चीफ जस्टिस को एक्सटेंशन देने की। इस हवाले से आप क्या कहेंगी कि फेस ही देखना चाहिए, सिस्टम को क्यों नहीं काम करने दिया जा रहा? देखिए, मेरा ख्याल है पाकिस्तान में सब कुछ मुमकिन है। क्या पता आप अगली सुबह उठें और आपको ये पता चले कि हुकूमत ने अचानक इरादा बदल दिया है और ये एक्सटेंशन दे दी है। तो मेरा ख्याल है कि प्रेडिक्शंस करना पाकिस्तान में बड़ा मुश्किल होता है, ये गलत रिवायत है। लेकिन जब फौज से हमारी ये रिवायत चली और उसके बाद सदूर आते रहे और वज़ीर आज़म आते रहे, और एक के बाद एक जो पजीराई का एक एलिमेंट था वो अगर कंटिन्यू रहा, तो मेरा ख्याल है कि सिस्टम में बहुत सी चीजें जो हैं वो अब भी मौजूद हैं जिनको खत्म नहीं कर सके, ना हमारे सियासतदान और ना ये सिस्टम इटसेल्फ। फिर दूसरी बात यह है कि इस फैसले के अंदर एक बहुत बड़ा एलिमेंट जो है वो इदारों की तरफ से रजामंदी का भी है। तो मेरा ख्याल है कि उसको भी हमें मलूज़े खातिर रखना चाहिए कि क्या ये सब कुछ सिर्फ हुकूमत अपनी मर्जी से कर रही है, और क्या उसका इतना बड़ा इख्तियार हो चुका है, क्या वो इतनी पावरफुल गवर्नमेंट हो चुकी है कि वो खुद ही ये डिसाइड कर ले कि इस चीफ जस्टिस ने, जिसका एक परसेप्शन बना हुआ है कि ही इज वेरी ऑनेस्ट, और मैं अभी भी उनकी रिस्पेक्ट करती हूँ कि वाकई ही इज अ जेन्युइनली ऑनेस्ट चीफ जस्टिस। तो ये भी जरा समझना हमें पड़ेगा कि क्या इदारे भी इस मामले में एक पेज पर हैं,
कि इन चीफ जस्टिस को 3 साल की मुद्दत के लिए रहना चाहिए। अगर तो ऐसा है तो बहुत अच्छी बात है, बिस्मिल्लाह आप जरूर करें, क्योंकि माजी में जो जस्टिस साकिब निसार साहब रहे, अता बंदियाल साहब रहे, जवाद ख्वाजा साहब रहे, एक लंबी फहरिस्त है। उन तमाम चीफ जस्टिस साहिबान ने क्या कुछ किया उसके बारे में भी राय स्प्लिट है। कुछ उनको बहुत दूध के धुले कहते हैं और कुछ ये कहते हैं कि उन्होंने पूरी जो हिस्ट्री थी अदलिया की उसमें कालक पोत दी। अब ये समझने से ताल्लुक रखता है कि ये जो चीफ जस्टिस है इनके बारे में भी बड़ी स्प्लिट राय है। आज जब पीटीआई के इंटरनल लोगों से मेरी बात हुई जो मेरे प्रोग्राम में भी मौजूद थे, उन्होंने कहा कि जी बात यह है कि हमने इसलिए इनको कंट्रोवर्शियल कहा है क्योंकि ये हमारा कोई केस नहीं सुन रहे, हम जितनी पिटिशंस लेके जा रहे हैं उनको एड्रेस नहीं कर रहे। ये उनका सोलली वाहिद रिजर्वेशन था जो कि इस चीफ जस्टिस से मुताल्लिक था। रऊफ हसन साहब ने बड़ा क्लियर कहा कि जी असल मसला ये है कि हमारी किसी पिटिशन को एड्रेस नहीं कर रहे। मैंने उनसे कहा कि जब आपकी पिटिशन एड्रेस हो जाएंगी तो आपके ख्याल में चीफ जस्टिस बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। उन्होंने कहा ऐसा नहीं है, ये फैसले रिफ्लेक्ट करेंगे। तो आई थिंक इन चीफ जस्टिस साहब को अगर कंट्रोवर्शियल करने की कोशिश की जा रही है तो बहैसियत सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के इनको वॉलंटरली ये करना चाहिए कि उन तमाम पिटिशंस को इकट्ठा करके फर्दन फर्दन सुन के इस चैप्टर को क्लोज करना चाहिए, बजाय किसी कंट्रोवर्सी में पड़े। उनको इस चीज को सिस्टमाइज करके इस इशू को खत्म करना चाहिए जो कि एक नॉन इशू है। और आई थिंक अगर गवर्नमेंट ऐसा करती है तो ये गलत स्टेप होगा, क्योंकि एक सिस्टम के तहत अगर एक चीफ जस्टिस ने रुखसत होना है तो ऐसा ही होना चाहिए। और मेरे ख्याल में आखिर में मैं सिर्फ एक जुमला कहूंगी कि इदारों में भी इसी प्रैक्टिस को कंटिन्यू होना चाहिए, इदारे में हो या हुकूमतों में हो। ये एक गलत प्रैक्टिस है जिसका खात्मा होना बड़ा जरूरी है। सही, इसका खात्मा होना चाहिए। तारिक मतीन साहब, आपने जनरल बाजवा का जिक्र किया, उस टाइम पे तरदीद की जाती थी नून लीग की जानिब से, लेकिन एक्सटेंशन के लिए फिर वो भी वोट डालने पार्लियामेंट पहुंच चुके थे। ठीक, वो तो हलफ ख्वाजा आसिफ साहब ने काशिफ अब्बासी साहब के प्रोग्राम में बताया था, आई एम ऑन ओथ, तो वो तो हलफ लेकर किया गया था काम। दूसरा, अभी बात हुई कि हुकूमत तरदीद कर चुकी है। एक बात और काजी फाइज ईसा साहब के बारे में हम बात कर रहे हैं, मोहतरम चीफ जस्टिस साहब के बारे में, इन दो नुक्तों पर मैं बात करना चाहूंगा। देखिए, हुकूमत तो कहती थी आने से पहले कि बिलावल जो है वो ट्रेनिंग पे था और ये 15 साल से हुकूमत में है, इन्होंने सिंध में कौन सा तीर मार लिया, ये महंगाई लीग है, दोनों के साथ इत्तेहाद नहीं हो सकता, मिलके हुकूमत बना के बैठ गए। तो भरोसा कितना किया जा सकता है हुकूमत पे, हमारे सामने है। दूसरा, ये जो काजी फाइज ईसा साहब वाला मामला है ना, इसको एक और चीज से समझें आप। फाइज ईसा साहब की हमेशा हमने एक चीज देखी, ये अदालत में आकर अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, मुख्तलिफ इश्यूज पर बताते हैं कि ये हो रहा है, ये हो चुका है और इस पर वो क्या सोचते हैं, अपनी सोच वो बता देते हैं। तो इस मामले पर काजी फाइज ईसा साहब अपनी अदालत में अपने रिमार्क्स के जरिए बता सकते थे। इतना बड़ा इशू बन गया, सुप्रीम कोर्ट बता सकती थी, इस चीज को खत्म कर सकती थी। मुझे हैरानी इस बात पर है और मैं अब भी उम्मीद करता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट इस इशू को खत्म कर देगी, काजी फाइज साहब किसी समात में खत्म कर देंगे। ये खत्म होना चाहिए लेकिन हुआ नहीं है। सही, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से खुद खत्म होना चाहिए था। सही। अच्छा उमर, सना साहबा ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की कि ये भी देखना है कि क्या हुकूमत वाकई इस पोजीशन में है, इतनी मजबूत है कि एक्सटेंशन दे सके। लेकिन इससे पहले शहबाज शरीफ साहब ने आते साथ ही एयर चीफ को एक्सटेंशन दे चुके हैं वो। अच्छा, इसके ऊपर मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं, जो हम पहले सेगमेंट में बात कर रहे थे फेक न्यूज की। अब चूंकि गवर्नमेंट तरदीद कर रही है, अगर हम ये खबर देंगे या कोई खबर देगा कि कंसल्टेशन हो रही है या कोई ड्राफ्ट तैयार हो रहा है, तो गवर्नमेंट के अकॉर्डिंगली ये भी एक फेक न्यूज हो गई, ये भी एक डेफिनेशन हो सकती है। अच्छा, आगे चलते हैं। अगर ये गवर्नमेंट करेगी तो चूंकि जब कानून होता है तो उस कानून को परखा ही जाता है कि उसका गोल क्या है, उसका मकसद क्या है, गवर्नमेंट की इंटेंशन क्या है। इस सारी सूरत हाल में जब काजी फायज ईसा साहब ने बल्ले का निशान वाला फैसला दिया तो बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म हुई, वो हो रही है। अभी सना साहबा के जो भी कमेंट्स उनके बारे में थे, जाहिर है जब भी कोई चीफ जस्टिस होता है या कोई भी किसी बड़े मनसब के ऊपर होता है उस वक्त सब अच्छा ही कह रहे होते हैं, लेकिन जब वो रिटायर हो जाता है, जब वो चला जाता है तो फिर तारीख तायुन करती है कि क्या फैसले थे। फिर काजी साहब ने जिस तरह से नवाज शरीफ साहब वाला या ताहयात नाअहली वाला मामला था उसको 5 साल में कन्वर्ट किया, तो इसके ऊपर भी बहुत सारे सवाल उठे। अब अगर वही पार्टी, वही मुस्लिम लीग नून जो है, अगर काजी फायज ईसा साहब के लिए कोई कानून लेके आएगी जिसका बरह रास्त उनको फायदा होगा, और वो जिस तरह तारिक मतीन कह रहे थे खुद डिनाई नहीं करते, ये नहीं कहते कि मैं इसको कबूल नहीं करना चाहता, तो फिर और जरा सवालिया निशान हो जाएंगे। मैं आपको एक तारीखी मिसाल देना चाहता हूं कि सजाद अली शाह वाला जब मामला हुआ वो भी आपके सामने है, और फिर जो सीनियोरिटी का उसूल था वो हुकूमत ने तय नहीं किया था, वो पार्लियामेंट ने तय नहीं किया था, वो कानून साजी से तय नहीं हुआ था, वो अल जिहाद ट्रस्ट केस के अंदर हुआ था। इसी तरह से इस मामले को अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं आई, देखिए ना, जब आप आर्मी चीफ की एक्सटेंशन देते हैं तो आप हमें बताते हैं कि जनाब देखिए मुल्की हालात ऐसे हैं, जैसे जनरल बाजवा के बारे में बताया गया, अभी एयर चीफ को आपने एक्सटेंशन दी तो आपने कहा देखिए अफगानिस्तान की सिचुएशन है, अफला सिचुएशन है। अभी ऐसी कौन सी गैर मामूली जरूरत हाल पैदा हो गई है, जब भी हम केस स्टडी करते हैं हम उसकी नीड के ऊपर बात करते हैं ना, क्यों इवॉल्व हो रही है सिचुएशन।
आखिर काजी फायज ईसा साहब को आप एक्सटेंशन देने जा रहे हैं या आप ये एक लॉ लेके आ रहे हैं? क्या उससे सुप्रीम कोर्ट में कोई अदम इस्तेकाम आया है? क्या सुप्रीम कोर्ट ने किसी अपनी जजमेंट में इसका इशारा दिया है? क्या उन्होंने कहा है कि हमारे केसेस का बर्डन बढ़ रहा है, हम फैसले नहीं कर पा रहे? आपने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत जो आपका मसला था कि चीफ जस्टिस के पास इख्तियारात नहीं होने चाहिए अकेली एक शख्सियत के पास, आपने उसको 3 रुकनी कमेटी में कन्वर्ट कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको सही कर दिया। पॉइंट आ गया आपको अमर। अभी ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है, ब्रेक के बाद आप बात करेंगे कि मरियम नवाज ने जो ऐलान किया और फिर अज़मा बुखारी साहब की तरफ से कहा गया कि इसके पीछे पूरी रिसर्च है कि रोटी जो है वो किस तरह सस्ती की जाए, इस पर भी पैनलिस्ट से बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। खालिद जमील साहब, मरियम नवाज साहिबा की तरफ से कहा गया कि 4 रुपए रोटी जो है वो अब सस्ती मिलेगी पूरे पंजाब के अंदर। किसान की बात की जाए तो किसान भी तैयार है, उसका कहना था कि गंदम की जो रेट है उसको सही नहीं दिया जा रहा, बल्कि पिछले साल से भी कम दिए जा रहे हैं। क्या रिसर्च है? अज़मा बुखारी साहिबा जो कह रही हैं कि हमारे पास रोटी की कीमत कम करने की रिसर्च पूरी मौजूद है। देखें, इसमें तो कोई शक नहीं है कि 2 साल के अंदर महंगाई बहुत ज़्यादा हुई है। यही आटा जो आज से 2 साल पहले कोई 60-65 रुपये किलो था, इस वक्त जो है कि इस्लामाबाद पिंडी के अंदर ये 150 और 130 के दरमियान जो है कि प्राइस इस वक्त चल रही है। गवर्नमेंट ये कह रही है कि वो 2300 रुपये उन्होंने 20 किलो का बैग मुकर्रर किया, लेकिन इस वक्त भी आज जो रेट हमने चेक किया था पिंडी इस्लामाबाद के अंदर वो 3000 से कम कोई भी नहीं बेच रहा। नंबर 1। नंबर 2, देखें कि ये कुछ फ़ैसले ऐसे होते हैं कि जब आप अदलिया को देखते हैं कि आप फैसले इस तरह से करें कि काबिल अमल हों। हमारे जो बाबू सरकार है ना, इनकी नाक बड़ी ऊंची होती है और ये तो हीन समझते हैं कि अब ये नान भाइयों के साथ या आटा बेचने वालों के साथ या फ्लोर मिलों वालों के साथ या किसान वालों के साथ बैठ के बात करें। बाज़ अच्छे डिसीजन जो हैं उनको उनका तरीक़ाकार ये होता है कि वो गले पड़ जाते हैं। अब आपको एग्जांपल देता हूँ कि नान भाई एसोसिएशन ने गुज़श्ता रात इस रेट को मुस्तरद किया। उन्होंने कहा कि हमारी गैस, बिजली, बाकी तमाम कॉस्ट ज़्यादा है, ये 5 रुपये महंगी होनी चाहिए थी, आप कॉस्ट कम करें तो हम कम कर देंगे। वो रात से नान भाई एसोसिएशन का जो चेयरमैन है वो लापता है, पता ही नहीं चल रहा। रात 1-1.5 बजे उसके घर लोग आए हैं, 3-4 लोग उसको उठा के ले गए हैं, ना मुकदमा ना कोई मिल ही नहीं रहा। तो आप ऐसे फैसले जो अच्छे फैसले हैं जिससे आवाम को फ़ायदा हो सकता है, रिलीफ मिल सकता है, अगर तमाम स्टेक होल्डर्स को एक टेबल पे बिठाएं, बात करें, मुशावरत करें, एक मुत्तफिका रेट या कंक्लूजन निकाल के फिर उसको इन्फोर्स करें तो बहुत जल्द अमल होगा। लेकिन चंद बाबू बैठकर आप ब्रीफिंग बनाते हैं, प्रेजेंटेशन बनाते हैं, कागजी फार्मूले निकालते हैं, सियासी लीडर्स की अच्छी इंटेंशंस को, अच्छे फैसलों को भी वो उल्टा इस किस्म का उसके ऊपर अमल होता है कि वो उनके गले पड़ जाते हैं। और इस वक्त भी यहाँ पे तनकीद ये हो रही है कि नान भाई एसोसिएशन कह रही है हम स्ट्राइक कर देंगे जी, हमारी लीडरशिप को अगवा कर लिया गया, लापता कर दिया गया, गुमशुदा कर दिया गया। तो मेरा ख्याल है कि एक डिसीजन अच्छा है, अब उसको अमल दरामद कैसे करवाना है, कॉस्ट ऑफ डूइंग जो आपकी सारी इसकी लागत है वो कैसे कम करनी है, अगर उसके ऊपर मुशावरत कर ली जाए और एक लायमल बना लिया जाए तो ये फैसले पे अमल हो सकेगा। अदरवाइज जो है कि एक पोलिटिकल स्टंट बन जाएगा, मुखालफिन तनकीद करेंगे, नान भाई जो है हड़ताल करेगी, मुजाहरे करेगी और मीडिया उसके ऊपर जो खबरें बनाएगा, ये चलता रहेगा। खालिद जमील साहब, रिसर्च क्या है? अज़मा बुखारी साहबा जो कह रहे हैं कि हमारे पास पूरी रिसर्च मौजूद है, किस तरह रोटी सस्ती होनी चाहिए। देखें, अब उन्होंने तो अपनी तौर के ऊपर जो है कि बिजली के बिल देखे होंगे, गैस की कंजम्पशन देखी होगी, तंदूर वालों की या बाकी लोगों की, इसी तरह से फ्लोर मिल्क का जो प्राइस है वो देखा होगा। फिर जो उन्होंने अपनी प्राइस फिक्स की हुई है, जैसे मैंने कह रहे हैं जी का 250 रुपए का 20 किलो का बैग है जो हम 500 रुपए कम करके 2300 पे ला रहे हैं, लेकिन मार्केट में नहीं मिल रहा ना। आपकी कैलकुलेशन तो ठीक है टेबल के ऊपर, लेकिन मार्केट जमीनी हकायक कुछ और है। सही, जमीनी हकायक कुछ और है। तारिक मतीन साहब, हम तो बचपन में पाक स्टडीज में पढ़ते थे कि जो ज़राअत है पाकिस्तानी मईशत की रीढ़ की हड्डी है, लेकिन महंगाई बढ़ती जा रही है। पिछले साल की बात करें तो 4000 पर मन जो था वो गंदम ली जा रही थी किसान से, इस दफा 100 रुपए कम करके 3900 कर दी गई है। ठीक, देखिए ये जो बात हो रही है ना कि इसके पीछे एक पूरी साइंस है। ये जो रोटी की कीमत कम हुई है इसके पीछे एक पूरी साइंस है। ये बिल्कुल वैसी ही साइंस है जैसी जोड़ों के पीछे है कि वो जोड़े जो है वो 600 के, 700 के, 800 के मिलते हैं, और बिल्कुल उसी तरह की साइंस है। उस साइंस से वो जोड़े जिस जिसको मिल जाएंगे, उसी साइंस से वो रोटी उन को मिल जाएगी, या 25 रुपए किलो सस्ता आटा उन लोगों को मिल जाएगा जिन जिनको वो 600 रुपए वाले, 800 रुपए वाले जोड़े मिल जाएंगे। वो भी उस शख्सियत के जिसके बुंदे जो है वो करोड़ के, जिसकी अंगूठी 70 लाख की, ये नेट पे मौजूद कीमतें हैं जो इनके अपने बड़े करीबी एक्टिविस्ट खुद बता रहे हैं कि इनको ये नहीं करना चाहिए। तो ये हो जाएगा। मेरी दुआ है, खैबर पख्तूनख्वा में 15 की रोटी मिल रही है, पंजाब में 16 रुपए की रोटी मिल रही है, सिंध में और सस्ती हो जाए और ये तमाम चीजें हो जाएं। लेकिन बात यह कि मुल्क दुआओं पे नहीं, मुल्क
फैसलों पे चलते और जो फैसले हैं उन पर अमल दरामद हो तो चलते हैं। अब ये फैसला कर लिया गया, इस पर अमल दरामद बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि जो हकीकत है पंजाब की, आप लोग मुझसे सबके सब बेहतर जानते हैं, मैं शहरी सिंध का एक शख्स हूं, तो मुझे कुछ इतना ज्यादा इल्म नहीं है इस चीज का, लेकिन तमाम कैलकुलेशंस की बुनियाद पर ये मुमकिन होता हुआ नजर नहीं आ रहा। सही। सना साहब आपकी तरफ आऊंगी। इससे पहले इतलात की मिनिस्ट्री जो होती है बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, उसी के थ्रू हुकूमती काम जो है वो आवाम तक पहुंच होते हैं। फवाद चौधरी साहब होते थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उन्होंने कहा 55 रुपए लीटर जो है वो हेलीकॉप्टर का जो इमरान खान है वो उसके ऊपर जो करते हैं वो ट्रैवल करने के लिए 55 रुपए पर जो है वो किलोमीटर है। तो अभी उज़मा बुखारी साहब की तरफ से भी आ गया कि एक रिसर्च है। उससे पहले तारिक मतीन साहब ने कहा कि 500-600 के जो लॉन के सूट मिल रहे हैं, इतनी इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री उसकी तरफ से ये कहाँ से चीजें आ जाती हैं उनके पास? ये समझ में नहीं आ रहा कि रोटी से मुतालिक आप मुझसे सवाल क्यों नहीं कर रही हैं, आपने मुझसे हेलीकॉप्टर से मुतालिक सवाल क्यों किया? देखिए बात ये है कि हम बहैसियत कौम ना एक बहुत बड़ा मजाक बन चुके हैं। मेरा ख्याल ये है कि आवाम को ये सोचना चाहिए कि उनके लिए हवा भी दस्तयाब होगी या नहीं होगी, क्योंकि इस वक्त जो हालात हैं और इस वक्त जिस किस्म के सर्वेज आ रहे हैं, 25% से ऊपर आपकी महंगाई पहुंच चुकी है, 2024 की प्रिडिक्ट की जा रही है। अगर आप अपना ग्रोथ रेट सिर्फ इस साल का चेक कर लें, जो कि एशियाई बैंक ने रिपोर्ट अपनी जारी की है कुछ दिन पहले, उसमें हम 1 पॉइंट समथिंग पे खड़े हुए हैं, यानी कि हमने श्रीलंका को, इंडिया को, अफगानिस्तान को, मालदीव को, मेरा ख्याल है शायद ही कोई थर्ड वर्ल्ड कंट्री है जिसको हमने कॉम्पीट ना किया और हमने कहा कि भाई तुम आगे चले जाओ, पाकिस्तान बिल्कुल नीचे चला जाएगा। तो आप खुदारा ये दुआ करें कि पाकिस्तानियों को हवा मयसर आ जाए सांस लेने के लिए, ऐसा ना हो कि उसके ऊपर भी टैक्स लग जाए। उसकी वजह यह है कि मजबूरी ये है कि जो हमारे सियासतदान बो कर गए हैं वही हम काट रहे हैं। हम ही वोट के जरिए उनको मुंतखब करते हैं, उनको आंखों पर बिठाते हैं और अगले इलेक्शन में जब वापस आते हैं तो फिर उनको सैल्यूट करते हैं। ये नहीं कि उनको जूते मार के वहां से निकालें। ये नहीं, मुझे लेट मी फिनिश। दूसरी बात ये है कि आप ये देख लीजिए कि सर्दियों में आपके पास गैस नहीं थी, गर्मियों में आप देखिएगा कि ना आपके पास पानी होगा ना आपके पास बिजली होगी। उसकी वजह क्या है? जब हम प्लानिंग करते हैं ना, अभी किसी ने जिक्र किया था कि जी बड़ी जबरदस्त प्लानिंग और प्रेजेंटेशन होती है। मैं कहती हूँ ऐसे लोगों को चौराहे पर फांसी पर लटका देना चाहिए। हम तो ये भी कहते थे कि जी हम गंदम पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट करेंगे, हम चीनी पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट करेंगे, कपास में हमसे बेहतर कोई नहीं है, चमड़े में, रेक्सिन में, इन चीजों में हमारे सना साहिबा आप महंगाई की बात कर रही हैं तो खबर ये भी आ चुकी है कि पेट्रोल 4 रुपए से ज्यादा इस वक्त बढ़ चुका है ना। मुझे भी मुख्तसर बात सिर्फ कंप्लीट कर देने दें। बात ये है कि आपकी अज़मा बुखारी साहिबा बात की बात है, सिर्फ अलमिया ये है कि अगर एक इंसान ने गलत मिसाल कायम की जिसको आपने कह दिया जी 55 रुपए में वो एक ट्रिप करता है, तो कम से कम आप उस मिसाल का रिवर्स कर दें। मरियम साहिबा के प्रोजेक्ट पे मैं तनकीद नहीं करूंगी, लेकिन मुझे ये बताएं कि क्या पंजाब के खजाने में पैसा है? इंटेंशंस उनकी अच्छी होंगी, मैं इसमें कोई दो राय नहीं देती, वो आईटी की 50% बनाना चाहती हैं, लेकिन भाई पहले लोगों को खाने की रोटी मयसर आ जाए, उसके बाद आप प्रोजेक्ट की बात करें। क्या फायदा हुआ उनके डिसीजन का? उन्होंने आज डिसीजन लिया, किसी बंदे ने उनके डिसीजन को एक्सेप्ट नहीं किया। ऐसी कौम के लिए सिर्फ इलाज ये है, ऐसी जो जिन इदारों को वो कंट्रोल करना चाहती हैं उनके लिए इलाज ये है कि आप उनके लाइसेंसेस मंसूख कर दें। जब तक आप स्ट्रिक्ट पॉलिसी नहीं अपनाएंगे, कोई भी पाकिस्तानी, कोई भी इदारा आपकी बात सुनने को तैयार नहीं होगा। और अगर आप सिर्फ डिसीजंस के बजाय सिर्फ अपने मंसूबों की इनॉग्रेशन करते रहेंगे तो मेरा ख्याल ये कि मरियम साहिबा का हाल भी वही होगा जो माजी की हुकूमतों का होता रहा, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सिंध में होता रहा है। परवेज संधेला साहब, सना साहिबा जब महंगाई की बात कर रही थी तो उधर से खबर भी आ गई कि पेट्रोल की कीमत बढ़ा दी गई है, 4 रुपए से ज्यादा पेट्रोल की कीमत बढ़ाई गई। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ रही हैं तो रिलीफ के ऐलानात किए जा रहे हैं, किस तरह मैनेज करेगी वफाकी हुकूमत? जी पहले तो जरा रोटी वाली बात पे बात कर लें, फिर उसके बाद विजिट करते। देखिए रोटी वाली जो बात है ना, ये 16 रुपए पे जो कमी की गई है ना, उससे पहले मेरे किसी भी पैनलिस्ट में ये बात नहीं की कि उससे पहले 500 रुपया आटा जो है वो भी सस्ता हुआ है। तो खुदारा थोड़ी पूरी बात कर लिया करें, पूरा इंसाफ कर लिया करें सिर्फ इस बात पे। जी साथ में कहूंगी उसका बेनिफिट मुंतकिल नहीं हुआ, वो नान बाई बेनिफिट ले रहे हैं। मुंतकिल होगा ना जी, क्यों नहीं मुंतकिल होगा? उनसे करवाना पड़ेगा। यहाँ पे तो यही तो कह रही हूँ कि डंडे के जोर पर करवाना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे आटे की कीमत बढ़ने पर तो वो रोटी की कीमत बढ़ा देते हैं, लेकिन आटे की कीमत कम होने पे वो कम क्यों नहीं कर रहे? यहाँ पे सबको तो आदत पड़ी हुई है, जो करना है हुकूमत ने करना है। करोड़ रुपए का घर है, 15 करोड़ रुपए की कोठी है, सड़क हुकूमत ने बनानी है। 50 अरब का बंगला है, 75 करोड़ का बंगला है, लेकिन सड़क हुकूमत ने बनानी है। तो संदेह साहब टैक्सेस हुकूमत इसीलिए लेती है कि आवाम को सहूलियात फराहम की जाए, वाला उसकी जिम्मेदारी है ना, यहाँ पे ट्रांसपोर्ट वाले की जिम्मेदारी, किसी की जिम्मेदारी नहीं है। सारे काम हुकूमत ने करने हैं, सस्ती भी हुकूमत ने करवानी है तो फिर हुकूमत करवाएगी ना। अगर 5 रुपए सस्ता किया है उन्होंने आटा, तो वो रोटी सस्ती करवाएंगे। अभी कल तो ऐलान हुआ है, अब नान भाई भी ऐसे ही गायब हुआ होगा जैसे ये हमारे कुछ दोस्त गायब हो जाते हैं
और वो लग जाता है इल्जाम हुकूमत पे, अदारों पे, के गायब हो गए हैं। नान भाई भी 2-4 लेकिन संदेला साहब पॉइंट ये है कि ऐलान तो कर दिया गया, क्या वाकई इंप्लीमेंट करवा सकेगी मरियम नवाज पंजाब में? नान भाई वाकई 16 रुपए की रोटी सुबह से शुरू हो जाएगी? नहीं करवा सकेगी, क्या वजह है, क्यों नहीं करवा सकेंगी? ये कोई तारक मतीन मेरे भाई का जो हंस रहा है, कोई ट्विटर हैंडल थोड़ी है जो हैंडल नहीं करवा सकेंगे। ये हुकूमत है, ये हैंडल करवा लेगी, आप परेशान ना हो, इंशाल्लाह ताला इस पे इंप्लीमेंट होगा। और इस पे देखें 500 रुपया आटा सस्ता हुआ है, तो ये कैसे कहते हैं कि आप सस्ता नहीं होगा? ये हो जाएगी सस्ती, आप बिल्कुल इस पे टेंशन ना लें, हुकूमत इस पे सही। उमर संदेला साहब ने अभी जो एक गिला भी किया, उनकी तरफ से गिला भी किया गया कि ठीक है आप क्रिटिसाइज हुकूमत पे कर रहे हैं, 500 रुपए जो आटा जो है वो सस्ता हुआ है, उसकी तारीफ नहीं की जा रही हुकूमत की। पूछ लीजिए। और बाकी सबसे मेरा, चूंकि मैं इसमें एक मुतासर अफरीक हूँ, मैं मुतासर अफरीक इसलिए हूँ कि मेरा ताल्लुक एक काश्तकार घराने से है। तो संधेला साहब मुझे ये बताएंगे कि आज जो पंजाब में गंदम ऑफलोड हुई है वो कितनी कीमत के ऊपर हुई है? सरकारी कीमत 3900 रुपए है, आज मार्केट की कीमत 3500 रुपए है। आपको बहुत मुबारक हो, आप 16 रुपए की बजाय रोटी 6 रुपए कर लें। लेकिन पंजाब के अंदर मुझे ये बताइएगा कि वो किसान जिसने पिछले साल भी 3900 रुपए पे गंदम बेची और आपने डंडे के जोर पे उससे गंदम खरीदी, उसके घरों पे छापे मारे आपके एसीज ने, इस बार हमारी गंदम कोई 3900 रुपए को खरीदने को तैयार नहीं है। आपने ऐलान तो कर दिया, आप प्रोक्योरमेंट कैसे करेंगे जब आपके पास पूरे साल का गंदम का स्टॉक पड़ा हुआ है जो आपने इंपोर्ट किया है? सना साहब एक्सपोर्ट की बात करी थी, मोहसिन नकवी सरकार ने पूरे साल का स्टॉक जो है इस वक्त इंपोर्ट किया हुआ है। आप कह रहे हैं कि आप आटा 500 सस्ता हो गया, आप किसानों की कब्रों के ऊपर करना चाहते हैं। आज लाहौर प्रेस क्लब के अंदर 2 धड़े हैं किसान इत्तेहाद के, खोकर साहब भी और बाट साहब दोनों जो है, उन दोनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। वो सिर्फ एक मुतालबा कर रहे हैं कि खुदा के वास्ते 3900 रुपए पे गंदम हमसे प्रिक्योर कर लो। मैं आपको ये पेश गोई कर रहा हूं, अगले 10 से 15 दिन के अंदर ये भूल जाए आप इसको कि डीजल कितना बढ़ गया है, पेट्रोल कितना बढ़ गया है। पंजाब के अंदर 29 तारीख को उन्होंने कॉल दिया कि हम पंजाब असेंबली के सामने धरना देंगे। भाई हमारी गंदम कोई नहीं खरीदेगा, हमारा खर्चा पूरा नहीं होगा तो हम क्या करेंगे? आप हमसे लें, फिर हम मुफ्त में ले लें, मुफ्त की रोटी पूरे पंजाब को खिलाएं, किसानों का बड़ा घर करके आप खिलाना चाहते हैं, उस पर कोई बात नहीं कर रहा कि उनकी गंदम का क्या बनेगा। परवेज संदेल साहब आपकी तरफ आती हूँ, लेकिन आपने मेंशन किया तारिक मतीन साहब को कि उनका ट्विटर तो हैंडल नहीं हो सका, लेकिन मरियम नवाज जो इंप्लीमेंट करवा पाएंगी, क्या तारिक मतीन साहब समझते हैं कि वाकई मरियम नवाज जो है वो सुबह से 16 रुपए में रोटी मिलना शुरू हो जाएगी पंजाब में? देखिए, इस हुकूमत की हैंडल करने की सलाहियत पे या ये हुकूमत कर लेगी जो कह रही है, अगर आपको बात करनी है तो इस हुकूमत की एक अहम रहनुमा इस हुक्मरान जमात के, वो कहते हैं मोहसिन नकवी हमें आंखें ना दिखाएं। वो कहते हैं मोहसिन नकवी की मेहरबानी है कि वो वजीर दाखिला बने, वो वजीर आजम नहीं बने। इस हुकूमत ने 2 कमेटीज में से निकाला था वजीर खजाना को, जो इनके अपने वजीर खजाना नहीं है, इसाक डार को डाला था, बाद में निकाल कर वापस डालना पड़ा। ये हुकूमत जो है जब अपना वजीर आजम नहीं बना सकती, अपना वजीर दाखिला नहीं बना सकती, अपना वजीर खजाना नहीं बना सकती, तो फिर ये हुकूमत मैनेज कर लेगी। उम्मीद रखनी चाहिए, करे, इलाही आमीन करे। सही। लोगों के रिलीफ के लिए ये हुकूमत हो या सही। परवेज संदेल साहब 1 मिनट का सिर्फ हमारे पास वक्त रह चुका है। मैं जो उमर दराज भाई ने बात की है, मैं इससे बिल्कुल एग्री करता हूँ। किसानों वाली बात से, मैं खुद काश्तकार हूँ, इसमें कोई 26 साल से हॉलैंड में जरूर रह रहा हूँ, लेकिन अबाव जदाद मेरे पाकिस्तान में है, जमींदार है। मैं खुद साल में 6 दफा पाकिस्तान जाता हूँ और अपनी काश्तकारी खुद देखता हूँ। तो ये उमर दराज साहब वाली जो बात है, मैं इनकी तमाम बातों पे इत्तेफाक करता हूँ। इस पे हुकूमत को सबसे पहले एक्शन लेना चाहिए। काश्तकार जो है वो बड़ी मुश्किल में है, किसान मुश्किल में है। इस पे तो दूसरी कोई राय होनी नहीं चाहिए। इस पे 100% जो उमर दराज साहब ने कहा, मैं इनकी तायद करता हूँ। दैट्स ऑल। सही। सारे पैनलिस्ट का शुक्रिया अदा करेंगे। तारिक मतीन साहब थे हमारे साथ, सना मिर्जा, परवेज संदेला, खालिद और उमर दराज गुंदर। नाजरीन अब तक के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।